दोस्तों कहते हैं, जब एक फिल्मी पर्दे का हीरो आपको असल ज़िंदगी में दिखाई दे, वो भी राजनीति में, तब बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बात तो होगी। जब आप दूसरों को एग्जाम्पल सेट करने की बात कहें, दूसरों से कहें कि आप अब छोड़िए, दूसरों के लिए रास्ता छोड़िए, लेकिन खुद वही कर रहे हैं जिसके लिए दूसरों को मना करते हैं, तो बात तो ज़रूर होगी। और साथ ही अगर देश को ये लगे कि ये शख्स अब तक कहाँ था, तो समझ जाइए कि बात होने का वक्त आ गया है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। तो जहाँ तक राज्यसभा की बात रही, राज्यसभा के लिए कांग्रेस ने जो सूची जारी की है, जो उम्मीदवार बनाए हैं, वो उम्मीदवार देखिए, दोनों तरह से आप इनको देख सकते हैं। इन 7 जो नाम कांग्रेस ने फाइनलाइज किया, कांग्रेस आगे बढ़ रही है, ये भी इसमें संदेश है। और कांग्रेस में जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं, उसमें आपके उत्साह या आप पार्टी के लिए कितना काम कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं रहा। आपने किस तरह से डेस्क पे बैठ के कंट्रीब्यूट किया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखाई दिया मुझे। देखिए, पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके नेगेटिव, इस सूची की नेगेटिव की मैं बात करता हूँ, क्यों मुझे ये सूची जमी नहीं। कर्नाटक से मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा, मंसूर अली खान। मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन, राजस्थान से नीरज डांगी, तमिलनाडु से प्रवीण चक्रवर्ती और झारखंड से प्रणव झा। पहले बात मल्लिकार्जुन खड़गे की, मेरे ख्याल से 82 साल के हैं शायद। ईमानदारी से बताऊं, मुझे लग रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस बार कहेंगे मुझे राज्यसभा नहीं जाना है, क्योंकि कहाँ टेन्योर जो है 6 साल का राज्यसभा का, 88 साल के हो जाएंगे तब को। मुझे लग रहा था मल्लिकार्जुन खड़गे जानते हैं कि अब कांग्रेस आगे बढ़ चुकी है, युवाओं को मौका देने की ज़रूरत है, तो वो शायद खुद ही मना कर देंगे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जा रहे हैं राज्यसभा, नॉमिनेशन भर दिया। ये मुझे बड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा, क्योंकि नज़ीर एक पेश करनी चाहिए थी मल्लिकार्जुन खड़गे को कि हम अब बुज़ुर्ग आदमी जो है, 82 कम उम्र नहीं होती, 82 साल की उम्र कम नहीं होती है, कोई 70-72 साल या 68 साल की बात नहीं है। 82 साल की उम्र में अगर आप दूसरों के लिए जगह छोड़ोगे, तभी तो कांग्रेस में नए लोगों को आगे मौका मिलेगा ना। आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपको जो ज़िंदगी में पाना था सब पा लिया। इतनी बार के सांसद, इतनी बार के मंत्री रहे हैं आप, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी 28 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप, कोई आपसे कोई स्टेटस की कोई कम नहीं होने वाला आपका। लेकिन आप फिर भी दूसरों के मुकाबले खुद राज्यसभा जाना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि मल्लिकार्जुन खड़गे अब क्या सोच के साथ राज्यसभा आ रहे हैं। दूसरा कर्नाटक से नाम है पवन खेड़ा। पवन खेड़ा को इनाम दिया गया है कि भाई ये सरकार पर तीखा हमला करते हैं, सोशल मीडिया को बहुत अच्छा चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। पवन खेड़ा को पिछली बार भी थोड़ी सी वो रह गई थी कि भाई मुझे नहीं मौका मिला, इस बार उन्हें मौका मिला है, अच्छी बात है। पवन खेड़ा लड़ाका है, नो डाउट, राहुल गांधी की टीम के अच्छे सदस्य हैं। लेकिन हाल ही में जो असम में उन्होंने इतना बड़ा मोर्चा खोला हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ, और उसके बाद सिर्फ गिरफ्तारी के डर से जिस तरह से पवन खेड़ा अंडरग्राउंड हो गए थे, वो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा। मुझे क्या, बहुत से लोगों को डिसअपॉइंटिंग लगा, क्योंकि लोगों का मानना था, असम के लोगों का भी मानना था, जब मैंने बात की थी कुछ पत्रकारों से, कि अगर जिस तरह से पुलिस उनको ढूंढने आई थी, अगर पवन खेड़ा गिरफ्तार हो जाते, क्योंकि केस में कोई दम तो था नहीं, बेल तो मिलनी थी, आज नहीं तो कुछ दिनों बाद मिल जानी थी, लेकिन अगर पवन खेड़ा गिरफ्तार हो जाते तो असम में पूरी गेम पलट जाती। कांग्रेस के लिए बना बनाया प्लेटफॉर्म था, लेकिन पवन खेड़ा ने जब हेमंता बिस्वा शर्मा पर बड़े बड़े आरोप लगाए, और उसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, केस दर्ज किया, पुलिस भेजी गिरफ्तार करने का, और पवन खेड़ा छुप गए, बचते फिरे, वहाँ पर असम के लोगों को क्लियर मैसेज ये गया कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब हेमंता बिस्वा शर्मा ठीक कह रहे हैं कि उन पर ये सारे आरोप, उनकी पत्नी पर ये सारे आरोप झूठे हैं। वो पवन खेड़ा ने एक बहुत बड़ी गलती करी। अब ये है, अगला नाम है मंसूर अली खान। ये मंसूर अली खान है, ज़रा इनका बायो देखिए। एजुकेशनिस्ट, एआई सेक्रेटरी केरला एंड लक्षद्वीप,
2024 आईएनसी कैंडिडेट फॉर बेंगलोर सेंट्रल, ये सब तो ठीक है। शेयरिंग डाटा ड्रिवन इंसाइट ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़, आपने क्या मंसूर खान का नाम पहले सुना था? मैंने तो नहीं सुना, ईमानदारी से बताऊं। लेकिन इन्हें भेजा जा रहा है राज्यसभा क्योंकि ये डाटा प्रोवाइड करते हैं। डाटा, कांग्रेस में आजकल डाटा को लेकर ज़रा कुछ ज़्यादा ही वो है, उसको बड़ा महत्व दिया जाता है। अब आइए मध्य प्रदेश, मीनाक्षी नटराजन महिला हैं, राहुल गांधी की टीम से है, नो डाउट, लेकिन पहले भी राज्यसभा रही हैं। क्या मीनाक्षी नटराजन को फिर से रिपीट करना बहुत जायज़ है? अगर आप किसी महिला को भेजना ही चाहते थे तो वाई शर्मिला को क्यों छोड़ा गया? हवा भी बनाई गई, वाई शर्मिला को राज्यसभा भेजा जा रहा, आपके लिए लड़ रही है, ग्राउंड में आपकी पार्टी को खड़ा करने की कोशिश कर रही है, या और महिला नेत्रियां हैं जो दरअसल, मैं इस सूची में सबसे बड़ी दिक्कत जो मैं बता रहा हूँ वो क्या है कि कोई भी एक ऐसा इसमें नेता नहीं है जिसको देख के दो लोग ये कहे कि यार यहाँ ये बंदा सही लड़ रहा है, मैं इसके साथ खड़ा हूँ। ये सब के सब दफ्तरों में बैठने वाले बाबू हैं। दफ्तरों में बैठने वाले बाबू को राज्यसभा भेजोगे तो फिर लड़ाई तो आपको लोकसभा की लड़नी है ना, लड़ाई तो आपको ग्राउंड में लड़नी है। ये कैसे इंस्पायर करेंगे किसी को? तो मीनाक्षी नटराजन हो गया राज्यसभा, ऐसा नहीं पहले नहीं दिया आपने, पहले भी राज्यसभा थी, प्रभारी हैं वो, बहुत कुछ उनके पास है। एक ऐसी महिला को क्यों नहीं भेजा जो जुझारू हैं, जो ग्राउंड पे लड़ रही है? अब वाई शर्मिला बड़ा परफेक्ट नाम था इसमें, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी की टीम की है, मीनाक्षी नटराजन को रिपीट कर रहे हैं। फिर आइए नीरज डांगी, राजस्थान से रिपीट। जिस कांग्रेस में बमुश्किल किसी को कुछ देने के लिए मिलता है, वहाँ नीरज डांगी को रिपीट किया जा रहा है। और नीरज डांगी कौन से बहुत बड़े 30 मार खा हैं राजस्थान की राजनीति में कि भाई इनको रिपीट करना तो बेहद ज़रूरी। चलो मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपीट करें और राष्ट्रीय अध्यक्ष समझ में आता है, नीरज डांगी को क्यों रिपीट किया जा रहा है? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि नीरज डांगी किस आधार पर रिपीट किए जा रहे हैं। तमिलनाडु से प्रवीण चक्रवर्ती को राज्यसभा भेजा जा रहा है क्योंकि इन्होंने टीवीके के साथ गठबंधन करवाया, तो उसके एवज में इन्हें तो फिर, और वो ये कहना चाहिए इन्हें तो वहाँ का प्रभारी या वहाँ का इंचार्ज बनाना चाहिए कि आप तमिलनाडु में जगह बनाइए, पार्टी का बेस बनाइए, सब कुछ बनाइए। आप एक युवा, एक पढ़ा लिखा और जो डाटा है पे ही काम करता है, इसे आप राज्यसभा भेज के किसी और की कोई और डिजर्विंग की सीट आप जो है वो खा रहे हैं, जो मुझे गलत लगा। अब अपना अगला नाम देखिए, प्रणब झा, सेक्रेटरी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंचार्ज कम्युनिकेशन फॉर कांग्रेस प्रेसिडेंट, ये इनकी क्वालिफिकेशन है, इंचार्ज फॉर कम्युनिकेशन फॉर कांग्रेस प्रेसिडेंट प्रणब झा। इस पूरी लिस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे खुद, मंसूर अली खान, नीरज डांगी और प्रणब झा, 7 में से 4 नाम, सब की सब मल्लिकार्जुन खड़गे की चॉइस है। मीनाक्षी नटराजन को आप राहुल गांधी कैंप में डाल सकते हैं या प्रवीण चक्रवर्ती को भी डालिए, बाकी चारों मल्लिकार्जुन खड़गे के कैंप से हैं। और इन्होंने बोला भी है बाकायदा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी की वजह से हमें ये मिला है। एक तो आपको बताया मैंने, एक तो उनके ऑफिस के कम्युनिकेशन इंचार्ज है, एक पहले ही हैं, याद कीजिएगा, मैं नाम नहीं लूँगा, मुस्लिम हैं, वो भी कर्नाटक से ही शायद सांसद है, जिनको लेके कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता ने कहा था कि वो खड़गे जी के लिए मटन बनाते हैं बहुत अच्छा, इसलिए उन्हें राज्यसभा मिल गया। अब इस लिस्ट पर भी ऐसे ही तंज कसे जाएंगे। तो ये मुझे कतई, ईमानदारी से बताऊं, मुझे एक भी नाम नहीं जमा जो कांग्रेस ने राज्यसभा भेजे। मेरे हिसाब से एक भी डिजर्विंग नहीं था। पवन खेड़ा हो सकते हैं डिजर्विंग, लेकिन पवन खेड़ा को किसी ने बिल्कुल सही लिखा कि पवन खेड़ा को अगर वो लड़ाका हैं, आपको फ़ायदा दे सकते हैं, तो उन्हें राजस्थान से भेजा जाना चाहिए था। और राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान में अपनी ज़मीन तैयार करते हैं, राजस्थान में पार्टी के लिए काम करेंगे। अब कर्नाटक में पवन खेड़ा क्या काम करेंगे? राजस्थान से नीरज डांगी को भेज दिया गया, जो रिपीट किया गया, भेजा भी नहीं, रिपीट किया जा रहा है।
तो ये हौच-पौच मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं तो कहूँगा कि मैं तो 0/10 दूंगा कांग्रेस के लिए। राज्यसभा में जो भेजा गया कंप्लीट वेस्टेज है। ईमानदारी से बताऊं, इससे पहले भी जो भेजे गए थे, एक हिमाचल से अननोन शख्स अनुराग शर्मा, एक हरियाणा से अननोन शख्स, कोई फ़ायदा उनका नहीं होने वाला, वो भी वेस्टेज था, मैं साफ बता रहा हूँ। पर इसका पॉजिटिव एक चीज़ है, पॉजिटिव ये चीज़ है कि ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बहुत भारी पड़ गई कमलनाथ को। कमलनाथ ने पूरा जोर लगा दिया कि किसी तरह से पार्टी हाईकमान उन्हें राज्यसभा भेज दे, लेकिन पार्टी नहीं मानी। राहुल गांधी ने मिलने तक का वक्त नहीं दिया। और इसके अलावा और भी 2-3 नेता हैं जिन्होंने बहुत कोशिश की, एक्स सीएम भी है उसमें, कि भाई किसी तरह से राज्यसभा भेजा, पार्टी भेज दे, लेकिन पार्टी ने मना कर दिया। तो पॉजिटिव यह है कि पार्टी ने ऐसे चेहरों को नकार करके एक मैसेज तो क्लियर दिया कि अब दबाव की राजनीति पार्टी नहीं झेलेगी, अब वक्त इनका जा चुका है, अब नए लोग ही आगे आएंगे। लेकिन फिर यहाँ ये आता है कि अगर इनके दबाव में काम नहीं कर रही तो मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे फिर 4-4 लोगों को अपने साथ राज्यसभा लेके जा रहे हैं। वो मल्लिकार्जुन खड़गे जो 1-1.5 साल बाद आपको रिटायर हो जाएंगे, वो मल्लिकार्जुन खड़गे जिनके बेटे ऑलरेडी कर्नाटक में सीनियर मंत्री हैं, वो कुर्सी नहीं छोड़ सकते। वो अगर राज्यसभा का लालच नहीं छोड़ पा रहे तो बाकियों से फिर वो कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई उन्हें पद के लालच छोड़ देना चाहिए, दूसरों के लिए जगह बनाना चाहिए। ये मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है। राहुल गांधी स्टैंड आउट्स एज इंडियाज फिटेस्ट पॉलिटिशियन टुडे। You can love him, you can hate him, but you can't ignore him. Listen carefully, put on headphone if you want. Rahul Gandhi is a visionary leader. मोदी जी के लिए नया टास्क आया है। मस्ट वॉच फुल एपिसोड ऑन राहुल गांधीज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। राहुल गांधी संसद में सवाल भी पूछते हैं, जनता के बीच भी जाते हैं, ट्रक में सफ़र भी करते हैं और खेतों में उतरते हैं, और अब यॉट, स्विमिंग, स्कूबा डाइविंग भी कर रहे हैं। अब देश पूछ रहा है, साहब ये नया टास्क कंप्लीट कर पाएंगे? आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ। दरअसल ये सारे कमेंट्स मैं एक्स पर पढ़ रहा हूँ, सिर्फ एक्स पर, सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर, जो राहुल गांधी के इस ताज़ा वीडियो ने जो सोशल मीडिया पर एक भूचाल ला दिया है। राहुल गांधी का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का खुलासा करना, उसकी सच्चाई दुनिया के सामने रखना मेन मकसद था उनका अंडमान निकोबार जाना। लेकिन उस बीच जो राहुल गांधी का ये वीडियो आया है स्कूबा डाइविंग का, ये सारे कमेंट मैंने इस स्कूबा डाइविंग को लेकर पढ़े। अब मैं भी कई बार सोचने पे मैं मजबूर होता हूँ कि राहुल गांधी अब और क्या करेंगे। ये आदमी रोज़ नई परत खोल रहा है, ये आदमी रोज़ नए, जैसे प्याज का एक एक छिलका एक एक परत उतरता है ना, तो अंदर से बेहतरीन बढ़िया माल दिखता रहता है। उसी तरह से राहुल गांधी भी अपनी एक एक परत उतार रहे हैं, और हर बार जब नई परत उतरती है, नया राहुल गांधी और बेहतर राहुल गांधी नज़र आता है। अब इस स्कूबा डाइविंग से याद आपको भी आया होगा याद कि एक बार प्रधानमंत्री भी गए थे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप गए थे, सॉरी, उनकी भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई थी, और वो तस्वीरें कितनी आर्टिफिशियल और कितनी ज़बरदस्ती की मैनेज की हुई थी। और राहुल गांधी की स्कूबा डाइविंग की तस्वीरों में दिन रात का फ़र्क दिख रहा है। इसीलिए सोशल मीडिया हिला पड़ा है राहुल गांधी के इन वीडियोज़ से, इन तस्वीरों से। ये राहुल गांधी का एक रूप है। लेकिन साथ ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं कभी कभी सोचता हूँ, शायद मैंने पहले एक बार कहा भी था, कि अगर राहुल गांधी पत्रकार होते और ख़ास करके इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होते तो कितना बेहतरीन काम करते, क्या बेहतर जर्नलिज्म वो करते। क्योंकि जो जर्नलिस्टों का काम है वो राहुल गांधी कर रहे हैं, जो पत्रकारों को करना चाहिए वो राहुल गांधी कर रहे हैं। यानी कि सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं, और खुद फील्ड में जाकर सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं, खुद जब तक नहीं जाते हैं, जब तक खुद उसको नहीं देखते हैं, तब तक उस पर कमेंट नहीं करते हैं। और इसी तरह से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सरकार ने छेड़ रखा है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। उसकी सच्चाई क्या है, कैसे वहाँ पर पेड़ों को काटा जा रहा है, कैसे चंद अमीरों के लिए वहाँ पर सब चीज़ें की जा रही है, राहुल गांधी ने खुद
उसको समझने के लिए वहाँ जाना बेहतर समझा। और राहुल गांधी गए तो जो उन्होंने अपने 16 साढ़े 16 मिनट के वीडियो में जो सच्चाई सामने रखी है, वो मुझे लगता है इस देश के हर नागरिक को सुननी चाहिए, समझनी चाहिए कि दरअसल हमारे इस देश के ट्रेजर के साथ क्या हो रहा, हमारे इस देश की बेहतरीन जगह के साथ बेहतरीन जो हमारी संपत्ति है उसका सर्वनाश कैसे हो रहा है। Listen, we're going to go to the site of this project. Imagine that you're driving straight in a car for 40 minutes in the most pristine forest. That's the size of the project that they're building. Now, what is the plan? The plan is you cut these thousands and thousands of trees and you illegally ship them out and you make billions and billions of dollars. And you use that money to build your hotels, your casinos, and your little real estate play. That's what's going on. 161 square kilometers. Please understand this. This is 4 times New Delhi. Okay? And they're building this project in the most pristine ecological environment this country has. And they're snatching away the land from people who are made to settle there. And they're snatching away the land from tribals. ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की सच्चाई दरअसल कितनी भयावह है ये राहुल गांधी ने खुद बताया। काश इस देश का कोई बड़ा चैनल का पत्रकार भी वहाँ गया होता, उसने ये सब खबरें की होती तो आज देश पत्रकारिता में इतने निचले पायदान पर नहीं होता। लेकिन क्या करें, जो पत्रकारिता करना चाहते हैं उनके पास संसाधनों की कमी है, उन्हें शायद घुसने भी ना दिया जाए और ना वो जा पाएंगे। क्योंकि देखो, मेरे जैसे पत्रकार के लिए अगर निकोबार में जाके इस तरह का डॉक्यूमेंट्री करना या इस तरह का एक स्टोरी बनाना आसान नहीं है, क्योंकि इतने संसाधन मेरे पास तो नहीं है। ये बहुत सारे ऐसे हैं मेरे जैसे और भी हैं, लेकिन जो संसाधन जिनके पास हैं, चैनल, अखबार, वो जाते नहीं हैं। ये इन्वेस्टिगेटिव एक पॉलिटिशियन, एक राजनेता इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ कर रहा है आपके लिए, सच्चाई बता रहा है और आपको आईना दिखा रहा है कि आप अपने प्रोफेशन से ईमानदारी नहीं कर रहे हैं, आप बेईमानी कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी दिन पर दिन पॉपुलर हो रहे हैं, इसलिए लोग रोज़ नए लोग इनके जो है वो कायल हो रहे हैं, कायलों की संख्या बढ़ती जा रही है। और जिस राहुल गांधी को पप्पू बना के छोड़ दिया गया था, पप्पू समझ लिया गया था, उस पप्पू ने सबका चप्पू घुमा के रखा है आज की डेट में। और सही बात क्या है इसमें, ये ना पीआर है ना कुछ है इसमें। सही बात जो सबसे लगती है वो ये है कि राहुल गांधी ने जितने खुलासे किए हैं, जितने ये इन्वेस्टिगेटिव चीज़ें बाहर लाते हैं, वो किसी पे भी कोई सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से खंडन या इसके खिलाफ कोई वो नहीं है। इसे झूठा साबित नहीं कर पाया कोई भी। दरअसल आप यूँ कहें सीधा तो इसे झूठा साबित नहीं कर पाए। और ऐसा नहीं है, कुछ लोग सोच रहे होंगे ना कि राहुल गांधी पॉलिटिशियन है, अब राजनीति के लिए कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ये नौटंकी कर रहे हैं। उनके लिए एक और सच्चाई है। यहाँ कहीं मैं एडिटर से कहूँगा कि वीडियो लगा दें। ये पुराना 2008 का एबीपी न्यूज़ का वीडियो है। 2008 में सत्ता किसकी थी? यूपी की थी, राहुल गांधी की पार्टी की थी। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री, मंत्री सब ऑफर थे, नहीं चुने। वो आदमी गरीब मजदूरों के साथ मिट्टी ढो रहा है, कपड़े गंदे, मिट्टी वाले कपड़े। 2008, तब तो उनको कोई पीआर की ज़रूरत नहीं थी, तब तो उन्हें कोई पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं थी। ये इस शख्स के डीएनए में है, ये डीएनए में। तब इसने कहा था कि इस भारत में 2 भारत हैं, एक गरीबों का भारत है, एक अमीरों का भारत है, और उन दोनों भारतों को एक साथ लाना, एक भारत बनाना, ये बेहद ज़रूरी है। ये 2008 में कहा था उन्होंने, जब 2004 में सांसद बने थे पहली बार। वही सोच आज भी है। ये वो नहीं है कि मैं चाय बेचता था, मैं चाय बेच के यहाँ तक पहुँचा हूँ, और तस्वीरें आती हैं कभी न्यूयॉर्क की, कभी पेरिस की, कभी कहीं की। 34 साल भिक्षा मांग के खाया है, 1 साल हिमालय रहा हूँ, लेकिन तस्वीरें बताती है कि अमेरिका के, तस्वीरें क्या खुद भी दावा करते हैं कि कुछ भी ना होने के बावजूद पूरा अमेरिका घूम चुका था। उससे पहले फ्रांस घूम चुके थे, जर्मनी घूम चुके। कौन सा ऐसा देश है दुनिया का जो नहीं घूमा हो?
उन दावों के मुकाबले में अगर इस शख्स के दावों की और इस शख्स का सफ़र आप देखोगे तो ये सफ़र सही में सफ़र है, वो वाला सफ़र, चाय वालों का सफ़र इंग्लिश वाला सफ़र है और ये उर्दू वाला सफ़र है जो तय किया है इन्होंने। ये फ़र्क है दोनों में और ये फ़र्क है कि लोग आज इस तरह का कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ये आदमी अब तक कहाँ था। एक आदमी ने बल्कि मैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था, एक बहुत अच्छा कमेंट किया था, वो मुझसे कहीं मिस हो गया कि ये शख्स को कुछ उस लब्बो-लबाब कुछ इस तरह का था कि ये शख्स अब तक कहाँ था। 12 साल में इस शख्स को वेस्ट किया है इस देश ने। इस तरह का कुछ कमेंट था, बहुत अच्छा था, मैं पढ़ना चाह रहा था लेकिन मुझे अभी मिल नहीं पा रहा। खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप भी रखिएगा। ये जो कांग्रेस ने भेजे हैं इन पर आपका क्या कहना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।